Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008 and in case of any feedback or in case you need any clarification in and around Delhi, you can call me in this particular number. तो हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हम पहुंचे थे एक्सेस कंट्रोल्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमने सिक्योरिटी कर्नल के बारे में पढ़ा था, उसके बाद रेफरेंस मॉनिटर के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद पैम के बारे में पढ़ा था, यानी प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फाइल परमिशन के बारे में। ऐसा होता है कि जो आपकी सिक्योरिटी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स कैसे रखे जाते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर फाइल जो होती है उसका एक ओनर होता है, मतलब जो एक यूज़र के द्वारा वो ओन्ड होती है, या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ओनर होता है, और या हम कह सकते हैं वो यूज़र के द्वारा ओन्ड होती है। तो वो ओनर या पर्टिकुलर ग्रुप या पब्लिक उसको एक्सेस कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सेस परमिशन। जैसी एक्सेस परमिशन है उसके अनुसार वो फाइल एक्सेस की जा सकती है। तो इसका मतलब वो ओनर के द्वारा एक्सेस की जा सकती है या पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, ग्रुप या ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक फाइनेंस है, फाइनेंस एक ग्रुप बन गया, वो एक फ़ाइल को एक्सेस कर सकता है। फाइनेंस के अंदर एक पर्टिकुलर बंदे ने एक फ़ाइल बनाई, वो फाइल का ओनर वो है, लेकिन उसको पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकता है, या फिर पब्लिक, या उसने फाइल बनाई है तो पूरी पब्लिक उसको एक्सेस कर सकती है। तो वो एक्सेस परमिशन ये डिसाइड करती है कि भाई किसे एक्सेस करना है, क्या लेवल ऑफ एक्सेस होगा। तो जब एक यूज़र फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करता है तो यूज़र उसका डिफ़ॉल्ट ओनर बन जाता है। तो यानी कि सबसे पहले डिफ़ॉल्ट ओनर कौन बन गया? यूज़र बन गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइल बंदे ने क्रिएट की, वो उसका डिफ़ॉल्ट ओनर बन गया। कल की डेट में वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला गया, जैसे ही छोड़ के चला गया उसके ओनरशिप राइट सीज हो जाएंगे। तो यानी कि जो यूज़र है जिसने फाइल बनाई है वो डिफ़ॉल्ट ओनर बन जाता है उस फाइल या डायरेक्टरी के, अगर वो उस फाइल को या डायरेक्टरी को क्रिएट करता है। अब ये यूज़र जो हो सकता है एक ग्रुप का मेंबर हो सकता है, या इसकी मैनी ग्रुप्स के मेंबर हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है यूज़र ओनर जो है, जो उस फाइल को ओन कर रहा है, डिफ़ॉल्ट ओनर है या यूज़र ओनर है, वो एक ग्रुप का पार्ट नहीं हो सकता जो फाइल को एक्सेस करे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर फाइल है, उसको HR भी एक्सेस कर सकता है और फाइनेंस भी कर सकता है। फाइनेंस में के बंदे ने वो फाइल क्रिएट की, अब फाइनेंस कर सकता है और HR भी उसे कर सकता है, लेकिन वो HR यूज़र ग्रुप का मेंबर नहीं है, ये हो सकता है। तो इस तरीके से फाइल की परमिशन डिसाइड की जाती है एक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में एटलीस्ट 3 टाइप की फाइल परमिशन होती हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। यूजर को आप मिनिमम से मिनिमम रीड एक्सेस आपको देना है। अगर आप रीड एक्सेस नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब नो एक्सेस है। अगर आपको कोई एक्सेस दोगे तो मिनिमम जो एक्सेस आप दे दोगे वो रीड एक्सेस तो होगी ही होगी। हो सकता है राइट एक्सेस भी दो, उसमें कुछ राइट कर सकते हो, मॉडिफाई एडिट कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई एडिट के लिए पहले रीड एक्सेस देना जरूरी है। जब वो रीड करेगा तभी तो मॉडिफाई एडिट करेगा। तो रीड एक्सेस, राइट एक्सेस और एग्जीक्यूट 3 टाइप की एक्सेसेस होती हैं जो दी जा सकती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल्स इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले था सिक्योरिटी कर्नल, जो कर्नल के अंदर होता है, और उसके बाद था रेफरेंस मॉनिटर जो सिक्योरिटी कर्नल के अंदर होता है। उसके बाद प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स थे जिसके द्वारा हम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल्स इन्फोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक लिस्ट होती है जो फाइनली ये बताती है कि किस बंदे, किस ग्रुप को एक्सेस देना है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली एक टेबल होती है, मतलब वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टेबल होती है, और वो उस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है कि कौन से एक्सेस राइट्स हैं, किस यूज़र के एक्सेस राइट्स हैं, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिस्टम ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेस राइट्स हैं। अब सिस्टम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सिस्टम ऑब्जेक्ट्स फाइल्स हो सकते हैं, डायरेक्टरीज हो सकती हैं, या कोई एक इंडिविजुअल फाइल हो सकती है, या फोल्डर्स हो सकते हैं। तो इस पर एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि इंडिविजुअल फाइल है या ग्रुप ऑफ फाइल्स है, इंडिविजुअल फोल्डर्स हैं, ग्रुप ऑफ फोल्डर्स हैं, इंडिविजुअल डायरेक्टरी है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टरीज हैं। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक पर्टिकुलर टेबल है, हम ये कह सकते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताती है कि भाई किसके एक्सेस राइट्स क्या हैं और
कौन जो सिस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कौन एक्सेस कर सकता है। और सिस्टम ऑब्जेक्ट्स क्या बताए थे? सिस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं डायरेक्टरी या डायरेक्टरीज, फोल्डर या बहुत सारे फोल्डर, ग्रुप ऑफ फोल्डर्स, इंडिविजुअल फाइल या बहुत सारी फाइल्स, ग्रुप ऑफ फाइल्स। तो हर ऑब्जेक्ट का, यानी हर फाइल या ग्रुप ऑफ फाइल्स का, हर फोल्डर या ग्रुप ऑफ फोल्डर का, हर डायरेक्टरी या ग्रुप ऑफ डायरेक्टरीज का सिक्योरिटी एट्रीब्यूट होता है। सिक्योरिटी एट्रीब्यूट मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के साथ उसके साथ एक टाई अप होता है। जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ये बताती है कि भाई किसको एक्सेस देना है। तो यानी कि हर फाइल या ग्रुप ऑफ फाइल्स का एक सिक्योरिटी एट्रीब्यूट होगा कि भाई ये किसको अवेलेबल करानी है। तो एक लिस्ट होगी, लिस्ट हर सिस्टम की होती है और हर सिस्टम यूजर की होती है। कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर सिस्टम से ही हम किसी पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि 3 टायर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक वेब सर्वर होता है, पहले हमें वेब सर्वर के पास जाना पड़ता है, वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर के पास जाता है और एप्लीकेशन सर्वर ही डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करता है। तो वहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर ही कनेक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को कनेक्ट करने की परमिशन दी जा रही है। और उस कंप्यूटर में भी ये हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, यूजर्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। इन पर्टिकुलर यूजर्स को इस सिस्टम से एक्सेस किया जा सकता है, कर सकते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर सिस्टम से ही एक्सेस होगा और पर्टिकुलर यूजर ही एक्सेस करेंगे। तो इसे एक्सेस प्रिविलेजेस कहते हैं। एक्सेस प्रिविलेजेस यूजर्स के लिए भी हो सकते हैं और सिस्टम के लिए भी हो सकते हैं। और इसके लिए एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है और ये लिस्ट हर सिस्टम में होती है। तो जनरल कॉमन प्रिविलेजेस कौन से हो सकते हैं? वो एबिलिटी टू रीड फाइल हो जाएगा कॉमन प्रिविलेजेस, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। दूसरा क्या हो सकता है? राइट करें किसी फाइल में, या बहुत सारी फाइल्स हैं उनको राइट कर दें, या फोल्डर्स, बेसिकली फाइल्स। फोल्डर्स को तो इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल हमें लिखना पड़ता है, लेकिन बेसिकली फाइल्स, या फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सके, यानी अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल या प्रोग्राम है तो उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो ये कॉमन प्रिविलेजेस हैं। तो अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है उनके पास, और ये हो सकता है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम उस लिस्ट को डिफरेंटली इंप्लीमेंट कर रहा हो। मतलब इंप्लीमेंट करने का मेथड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके पास एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होगी और उसी लिस्ट के अनुसार रिसोर्सेज का एक्सेस दिया जाएगा। किसी भी फॉर्म में होगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन एक फाउंडेशन होती है सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी की। यानी कि अगर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट गायब है तो सारी सिक्योरिटी, सारी चीज़ पब्लिक है। यानी कि पैम होगा, प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल होगा, सिक्योरिटी कर्नल होगा, या कोई भी चीज़ होगी, उसमें कोई भी चीज़ सिक्योरिटी, कोई भी चीज़ आप किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर बना लो या किसी तरीके से आइडेंटिटी उसको कॉन्फ़िगर कर दो, लेकिन फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ही होगी, वो सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी, या उसकी डायरेक्टरीज, फाइल्स टाइप्स जो हैं, जो भी हैं, उन सबको सिस्टम या पार्ट ऑफ सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि वही बताएगी किसको रिसोर्सेज देने, किसको रिसोर्सेज नहीं देने। गलत आदमी को रिसोर्सेज दे दिए तो सिस्टम करप्ट हो सकता है, सिस्टम डिलीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। हैकर्स को अगर एंट्री मिल गई, वो कुछ भी कर सकता है सिस्टम में। तो जब सिस्टम रिक्वेस्ट कोई रिसीव करेगा, मान लीजिए सपोज एक सिस्टम ने रिक्वेस्ट की ये रिसोर्स चाहिए, तो वो इसी से डिटरमाइन करेगा भाई किसको एक्सेस देनी है। वो ACL में जाएगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में जाएगा, वहाँ हायरार्की ऑफ रूल्स होंगे, और ACL के अंदर ACE होगा, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज होंगी एक से ज़्यादा। उसमें यूज़र का नेम होगा, ग्रुप ऑफ यूज़र होगा, और जो बेसिकली इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज होंगी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर। यानी एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, उसमें एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज हैं। उस एंट्रीज में क्या है, ग्रुप्स ऑफ यूजर्स हैं, उसके आगे भाई कौन से रिसोर्सेज ये एक्सेस कर सकते हैं, इस तरीके से एक मैट्रिक्स है बेसिकली। तो एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज उस पर्टिकुलर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नामक मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज हैं, जिसे एक्सेस कंट्रोल ACE कहा जाता है।
तो यूज़र का क्या है कि उसका रोल नेम हो सकता है, जैसे प्रोग्राम या टेस्टर है। हर यूज़र या ग्रुप या रोल्स के लिए एक्सेस प्रिविलेजेस हो सकते हैं, और जैसे हम एक्सेस मास्क कहते हैं। एक्सेस मास्क क्या होते हैं? कुछ बिट्स होते हैं, और जो हर यूज़र या ग्रुप या रोल्स के लिए एक्सेस प्रिविलेजेस डिफाइन करते हैं, इन्हें एक्सेस मास्क कहते हैं। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है या ऑब्जेक्ट ओनर जो है, वो जनरली एक पर्टिकुलर सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्रिएट करता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब क्रिएशन का काम किसका होगा? क्रिएशन का काम जो इमीडिएट काम होगा, जो हो सकता है एक पॉलिसी हो जिसके बेसिस पर वो कर रहा हो, लेकिन फाइनली जो एडमिनिस्ट्रेटर या ऑब्जेक्ट ओनर वो क्रिएट करेगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट किसी ऑब्जेक्ट के लिए। या आपके कंपनी में एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक डिफाइन कर लेता है पूरा कि भाई ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होनी चाहिए। या फिर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओनर होना चाहिए। जैसे फाइनेंस में एक स्पॉक हो गया, उसने कहा जी उसको एक आपने सॉफ्टवेयर का मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है तो एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है तो ऑब्जेक्ट ओनर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल आर्मी में होता है, वहाँ पर एक ही आदमी एक्सेस देने की अधिकार रखता है, और वहाँ पर इस चीज़ पर काम किया जाता है कि नीड टू नो बेसिस पर किया जाता है। यानी जब तक आपको एक्सेस नहीं दी गई आप उसके लिए अधिकारी नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन आपको जानना नहीं चाहिए, और जान गए गलती से तो आप प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपने क्राइम कर दिया। वो इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ही नहीं है, आपके पास पहुंचनी ही नहीं है। अगर आपने जान गया तो क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाएगी, कैसे जान गया। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर सारे राइट्स सेंट्रलाइज्ड होते हैं और सारे राइट्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर देता है। लेकिन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि उस एक्सेस को थोड़ा सा डेलीगेट कर दिया जाता है कि भाई कोई बात नहीं, आप फाइनेंस डिवीजन के हेड हो, आप HR डिवीजन के हेड हो, तो ठीक है, आप अपने बंदों को क्या लेवल ऑफ एक्सेस देनी है ये डिटरमाइन कर लो। चेंज आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो सकता है, सॉरी आपके डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, तो उसके अनुसार आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्रिएट कर दो। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, ऑब्जेक्ट ओनर कर सकता है। ऑब्जेक्ट ओनर मतलब फाइल ओनर, वो फोल्डर ओनर, या एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन देने के लिए का ओनर, या रीड फाइल है तो रीड राइट की परमिशन देने के लिए ओनर। जैसे टैली है, टैली में कई तरीके से एक्सेस की जा सकती है, रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है। तो ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओनर के हाथ में हो सकती हैं। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट तो हो गई, अब आता है आइडेंटिटी मैनेजमेंट। अब आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन है। जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होता है कि अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपने बना दी, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो एक्सेस कर रहा है किस मोड से एक्सेस कर रहा है, उसके पासवर्ड्स क्या हैं। अगर मान लीजिए उसको टोकन दे रखा है तो वो टोकन को कौन वेरीफाई करेगा, या फिर आपने बायोमेट्रिक्स लगा रखे हैं तो उस बायोमेट्रिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है आइडेंटिटी मैनेजमेंट, और आजकल ये चल गया है क्योंकि नए नए सिस्टम्स आ गए हैं जिससे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से उसके आइडेंटिफिकेशन को मैच करना, ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है। हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन बहुत, किसी भी बंदे का ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको आप ऑथेंटिकेशन एक डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। तो क्या होता है कि कंप्यूटर्स में क्या होता है कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर कोई छोटा, अगर मतलब आपके पास सिस्टम है कोई, अगर आपका सिस्टम लार्ज होता जा रहा है तो वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ जाता है। तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट कोई भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर काफ़ी बायोमेट्रिक्स का यूज़ हो रहा है। जैसे बैंक्स आजकल बायोमेट्रिक्स का यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर बायोमेट्रिक्स का स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ आइडेंटिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी बंदे को आपने कार्ड दिया, एक्सेस कार्ड दिया, या उसके बायोमेट्रिक्स लगाए, फिंगरप्रिंटिंग लगाए, तो ये सब आइडेंटिटी मैनेजमेंट में आता है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट एक्सेस कंट्रोल में आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है। ये सर्विस या सॉल्यूशंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज वाइड ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक सॉल्यूशन है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है। आपके पास एक आइडेंटिटी मैनेजमेंट नाम की सर्विस का बंदा आएगा, वो
एक बार आपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट डिटरमाइन कर ली तो वो वहाँ से लास्ट लेवल तक आपको मैप करके दे देगा और आपका सिस्टम लगा के दे देगा कि भाई आपको किस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, क्या क्या चीज़ है और क्या लगानी है और कैसे लगानी है और उनको मैनेज कैसे करना है। अगर फिंगरप्रिंट आपकी कंपनी हाईली सेंसिटिव है, उसका एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ पर एक पर्टिकुलर आदमी के अलावा कोई नहीं जा सकता, तो वहाँ पर क्या होता है, पासवर्ड यूज़ होता है। आप जाते हो तो एक एक्सेस कार्ड यूज़ होता है, कार्ड रीडर होता है, उसके बाद आप फिंगरप्रिंट करते हो और साथ में बायोमेट्रिक आइज़ की आइरिस स्कैन होती है, आँख की स्कैन होती है। अगर ऐसा है और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना, इन सब चीज़ों के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई उस कम्युनिकेशन को में कम्युनिकेट करके रॉन्गली कम्युनिकेट ना करे। मतलब अगर मान लिया मैंने फिंगरप्रिंटिंग कार्ड रीडर में फिंगरप्रिंटिंग लगाई और वो जा रही है, आपकी फिंगरप्रिंट्स जा रहे हैं डेटाबेस में मैच होने के लिए, और बीच में मैंने वो फिंगरप्रिंट्स की वायर टैपिंग कर दी, तो या पासवर्ड जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसको मैंने वायर टैपिंग करके वो पासवर्ड ले लिया। तो ये सब चीज़ को सिक्योर बनाने के लिए आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है। तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज वाइड ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है। इंटीग्रेटेड होता है यानी कि अलग अलग मॉड्यूल्स नहीं होते हैं, सब एक सिंगल मॉड्यूल में काम करता है। दूसरा बात होता है एंटरप्राइज वाइड होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। आप वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन फैलाओ, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में फैलाओ, कोई फर्क नहीं। और ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, तो इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज वाइड ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स कह सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या करता है कि ये आइडेंटिटीज़ मैनेज करने की हेल्प करता है कि भाई स्टाफ है, पार्टनर है, क्लाइंट है, अगर उन्हें कंट्रोल्ड एक्सेस चाहिए किसी सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन को श्योर होना है कि जिस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन भेजी है उसी के पास गई है, और जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वही व्यक्ति वो ऑथेंटिकेटेड है, यानी कि वो व्यक्ति वही है जिसके पास इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो इसके लिए आइडेंटिटी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो आइडेंटिटी जो सिस्टम है इसमें किस तरह से मैनेज करता है, ये रोल आउट करता है पहले, और मतलब पासवर्ड, टोकन्स, बायोमेट्रिक्स, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल का, उसके बाद उनका ऑपरेशन करेगा, उनको रिवोक करना, इन सब के लिए एक मॉड्यूल होता है कि भाई पहले आपने सिस्टम्स लगा लिए, उसके बाद सब बंदों को बुलाया और उनके वो ले लिए, आपके बायोमेट्रिक्स ले लिए, पासवर्ड्स वगैरह बना लिए, किस तरह से बनाना है ताकि सिक्योर पासवर्ड्स बने, सिक्योर डेटा में इनिशियल डेटा जाए, उसके बाद उसको ऑपरेट करना स्टार्ट करना है। उसके बाद अगर किसी का राइट्स रिवोक करना है तो कैसे रिवोक होगा, गलत आदमी का राइट्स रिवोक ना हो, कोई सिस्टम में नया बंदा है तो वो कैसे होगा, उसका वो सही बंदा है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिटी मैनेजमेंट करती हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल और मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं डैक और मैक। देखो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को हम फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड सेटिंग भी हो सकती है, ऑप्शनल सेटिंग भी हो सकती है। रिक्वायर्ड सेटिंग मतलब मस्ट सेटिंग, जो आर्मी कंडीशन है। ऑप्शनल सेटिंग मीन्स कमर्शियल सेटिंग। तो ये जो चीज़ है बेसिकली डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल्स जो है, दो टाइप के एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल और मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स। तो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल थोड़ा सा डिफर करता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल से। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल क्या करता है कि एंटिटी या ऑब्जेक्ट को एक्सेस प्रिविलेज दे देता है और उसे ये एम्पावर करता है कि वो आगे उस एक्सेस को देख सकता है। यानी कि मेरा मैनेजर है, अगर मेरे पास एक ERP है पीपलसॉफ्ट, और मैं कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव कर रहा हूँ और मैं कहीं और चले जा रहा हूँ, या मेरे को लगता है कि ये ट्रांजैक्शन अब मुझे अप्रूव नहीं करनी चाहिए, मेरा एक असिस्टेंट है वो इस लायक हो चुका है वो अप्रूव कर सके, तो मैं उसको डेलीगेट कर सकता हूँ उसी सिस्टम से, और वो उसके लॉग्स में आ जाएगा कि ये डेलीगेट हो गया इस बंदे के पास। अब जितने भी अप्रूवल राइट्स आएंगे उस बंदे के पास जाएंगे। तो ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल ये करता है। तो ये एंटिटी या ऑब्जेक्ट को मैप करता है एक्सेस प्रिविलेजेस के लिए, और एक बार उसको मैप करता है और उसके बाद उसको डेलीगेट कर देता है। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल जो है उसमें क्या होता है कि मैंडेटरी होती है एक्सेस कंट्रोल्स। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी इंडिविजुअल कंट्रोल से ऊपर होते हैं, ऑब्जेक्ट के कंट्रोल से ऊपर होते हैं। मैक वहां यूज होता है जहां बहुत हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी की जरूरत होती है। मैक में केवल एडमिनिस्ट्रेटर, ओनर भी नहीं। अगर आपने एक फाइल बनाई है तो
उस फाइल का भी राइट्स आपका नहीं है, आप डिफॉल्ट ओनर नहीं हो। उस फाइल के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर ही लेगा। आपने फाइल बनाई है तो कल की डेट में वो कह सकता है अब आप इसके ओनर नहीं हो। फाइल बनाती ही आप डिफॉल्ट ओनर हो जाओगे, उस टाइम तो आप ओनरशिप होगी आपकी फाइल की, क्योंकि आपने ही क्रिएट की। लेकिन जिस टाइम चाहे वो कह सकता है कि अब आपने फाइल क्रिएट की, अब इसके ओनर आप नहीं हो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल में। और आपने ये फाइल क्रिएट की तो ये राइट नहीं है कि आप ये फाइल किसको भेजो, क्या करो। ये सिक्योरिटी पॉलिसी डिसाइड करेगी ये कि इसके ओनर्स कौन होंगे, इसके एक्सेस राइट्स कौन होंगे। केवल एडमिनिस्ट्रेटर ये चीज़ें चेंज कर सकता है, ये सारी कैटेगरीज चेंज कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, नीड टू नो पॉलिसी होती है। नीड टू नो मतलब यानी कि किसी को अगर किसी चीज़ का राइट नहीं है तो वो उसे एक्सप्लिसिटली फॉरबिडन है। यानी कि अगर आपके पास कोई चीज़ एक्सेस करने का राइट नहीं है तो वो आपके पास होनी ही नहीं चाहिए। मैक हमेशा प्रोहिबिटिव है। इसका मतलब जब तक कि एक्सप्रेसिवली प्रोहिबिटेड नहीं है वो फॉरबिडन है, परमिसिव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग्स हैं। ड्रग्स आपके पास हैं तो क्यों हैं? ड्रग्स आपके पास तभी रख सकते हैं जब आप गवर्नमेंट से परमिशन लें, और वो उसके लिए पर्टिकुलर रीज़न होता है। उनके लिए एक लॉ है, लॉ को आप पॉलिसी भी कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसी प्यूनिटिव पॉलिसी है जहाँ पर गवर्नमेंट स्टैच्यूट बाइंडिंग पॉलिसी कह सकते हो आप। स्टैच्यूट कहता है कि भाई जो कोकीन और ये ड्रग्स हैं ये आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये ड्रग्स, हाँ, अगर आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत है तो आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं और परमिशन लेते हैं कि मेरे को ये ड्रग्स चाहिए, इतनी मात्रा का चाहिए। तो ड्रग्स जो है आपके पास नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स होने के लिए परमिशन चाहिए। और यही चीज़ जो है मैंडेटरी एक्सेस पॉलिसी में होती है। जब तक आपको कोई चीज़ की परमिशन नहीं है तब तक आप उसके ओनर नहीं हैं। इसके बाद यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी एवेल्यूएशन द कॉमन क्राइटेरिया, ये अगला टॉपिक है हमारी स्टडी में। बेसिकली क्या है, एक कॉमन क्राइटेरिया चाहिए हमें। और कॉमन क्राइटेरिया किसके लिए चाहिए? कॉमन क्राइटेरिया ये चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को हम एवेल्युएट कर सकें। क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए थे। 1990 से पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो थे मार्केट में अवेलेबल थे और अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे। इनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमेशा की तरह ISO आगे आया। तो क्या होता है कि सिस्टम कंज्यूमर्स जो भी होते हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जैसे नॉर्मल आदमी होते हैं, तो उनको वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो होते नहीं हैं, उनको सिक्योरिटी फंक्शंस के बारे में पता नहीं होता है और वो वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि सिक्योरिटी फंक्शंस की क्या एक्यूरेसी है, एडिकेसी है। तो ये ज़रूरी होता है कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन का, कि वो थर्ड पार्टी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी को इवैल्यूएट करे। तो कई सालों में क्या हुआ कि बहुत सारे एडवांस नेशंस ने, जैसे USA और कई कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंटली ऐसी स्कीम्स डेवलप की जो कि स्टैंडर्ड्स बन गए और उसी से इवैल्यूएशन होने लगा। लेकिन क्या होगा, हर कंट्री का स्टैंडर्ड्स अलग था, तो सिस्टम कंज्यूमर जो नॉर्मल कंज्यूमर है उसके लिए प्रॉब्लम होने लगी। तो सिस्टम कंज्यूमर, क्योंकि जैसा हमने कहा सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं होते हैं, और जहाँ सिक्योरिटी फंक्शंस की नीड होती है वहाँ में सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ही होते हैं। और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नहीं होने के कारण सिस्टम कंज्यूमर्स को क्या होता है कि वेरीफाई नहीं कर पाते हैं ये कि भाई सिक्योरिटी फंक्शन एडुकेट है, एक्यूरेसी है कि नहीं है। तो ये थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन की ज़रूरत हुई। अब थर्ड पार्टी क्या हुई, बहुत सारी थर्ड पार्टी हो गई, क्योंकि हर कंट्री का अपना स्टैंडर्ड्स था। बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत डेवलप्ड, हर कंट्री का तो नहीं, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ का बहुत सा स्टैंडर्ड था। तो ISO हमेशा की तरह आया। ISO 1990 में आया। उसने क्या किया, एक नया स्टैंडर्ड्स यानी कि कॉमन क्राइटेरिया डेवलप करना स्टार्ट किया। तो कॉमन क्राइटेरिया, ताकि जनरल एक इंटरनेशनली एक जनरल यूज़ किया जा सके और उसको नॉर्मल सिस्टम कंज्यूमर उसको नॉर्मली यूज़ करे और पता कर ले कि भाई ये प्रोडक्ट रोबस्ट है कि नहीं है। और इस मेथडोलॉजी को कॉमन क्राइटेरिया कहा गया। तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहले स्टेप में इंटरनेशनली जो डाइवर्स स्टैंडर्ड थे उन्हें यूनाइट कर दिया गया। तो इसमें क्या है कि जो ISO ने एक स्टैंडर्ड दिया 15408, और आज की डेट में ये जो कॉमन क्राइटेरिया वर्जन 2.1 चल रहा है, जो करंट वर्जन है।
तो बेसिकली आईएसओ का काम है स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, और आईएसओ हमेशा की तरह स्टैंडर्ड डेवलप करती है, और उसने एक और स्टैंडर्ड डेवलप किया जिस स्टैंडर्ड का नाम था कॉमन क्राइटेरिया। आज की डेट में कॉमन क्राइटेरिया 2.1 चल रहा है, पहले नॉर्मल कॉमन क्राइटेरिया आया था, और ये स्टार्ट कब किया? 1990 में किया। स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि सिस्टम कंज्यूमर सिस्टम एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, और सिस्टम एक्सपर्ट्स नहीं होने के कारण उन्हें ये पता नहीं होता कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। सॉरी, सिक्योरिटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रोबस्ट हैं कि नहीं हैं, और जब उन्हें ये पता नहीं होता कि तो वो किसी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में रिलाई करते हैं, और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स थी, वो हार्मोनाइज्ड नहीं थी। अब किस किस कंट्री का स्टैंडर्ड्स देखोगे आप? तो आईएसओ आया 1990 में, उसने ये हार्मोनाइज किया और कॉमन क्राइटेरिया लाया। इसके बाद है चाइनीज़ वॉल सिक्योरिटी पॉलिसी। हमारी स्टडी में एक चाइनीज़ वॉल सिक्योरिटी पॉलिसी थी। अब चाइनीज़ वॉल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है? चाइनीज़ वॉल सिक्योरिटी पॉलिसी ये होती है कि अगर मान लिया सपोज मेरी एक ऑडिट फर्म है और मेरे पास सपोज ऑडिट्स हैं, कई ऑडिट्स हैं, 20 ऑडिट्स हैं, 5 ऑडिट मेरे पास स्कूटर कंपनीज के हैं, 4 ऑडिट मेरे पास कार्स के हैं, और वो सब आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, और मालूम पड़ा 3 ऑडिट्स मेरे पास कोई पर्टिकुलर ड्रग कंपनीज के हैं, और 4 ऑडिट्स मेरे पास मूवी कंपनीज के हैं। सपोज फॉर एग्जांपल इस तरीके से हम देख लेते हैं, अगर ये ऐसे कैटेगरी वाइज है, तो उसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी टीवीएस, अगर मेरे पास सपोज टीवीएस बजाज का ऑडिट है, तो टीवीएस बजाज एक अलग अलग ऑडिट ऑब्जेक्ट होंगे। तो एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अगर उस क्लास में मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज कर लिया तो बाकी ऑब्जेक्ट को नहीं चूज कर सकते, यानी उसके डेटा को नहीं देख सकते। पहले स्टेप में हम किसी को भी देख सकते हैं। अगर मैं एक नया बंदा हूँ और नया ऑडिटर हूँ, तो मैंने सपोज नया ऑडिटर रखा है अपने अंडर, और वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट की एक कंपनी का डेटा देख लेता है। पहले तो कुछ नहीं देखता, तो उस समय वो सब डेटा अवेलेबल है उसको, लेकिन जैसे ही वो डेटा अवेलेबल एक कंपनी का डेटा देख लेता है, जैसे उसने बजाज स्कूटर का डेटा देखा, उसके बाद वो स्कूटर के सेगमेंट में किसी और का डेटा नहीं देख सकता है। तो उस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन लिमिट हो गई, वो कंपेयर नहीं कर सकता। एक जगह उसने देख लिया, ठीक है तो यहीं देख। तो बेसिकली चाइनीज वॉल सिक्योरिटी पॉलिसी ने क्या किया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाने की कोशिश की। तो क्योंकि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और कई बार क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो यानी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट अगर मान लिया सपोज है लीगल, मेडिकल, इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग फर्म्स में, तो उन किसी में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो कोई भी व्यक्ति एक कंपनी का है, उसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो दूसरी कंपनी के है, दूसरी कंपनी के लोगों के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, कंपीटिंग कंपनी के बारे में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया सपोज उसने बजाज और टीवीएस में कोई चीज़ कंपेयर की, और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई बजाज में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो टीवीएस में नहीं, और उसने टीवीएस में जाकर बता दी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाने के लिए चाइनीज़ वॉल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसी, इसमें 3 लेवल के एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं। एब्स्ट्रैक्शंस मतलब मॉडल। एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपने पिछले सेशंस में बता चुका हूँ। 3 लेवल के एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, और ये क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स, कंपनी ग्रुप और कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस। तो सबसे लोएस्ट लेवल में एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फाइल्स। हर फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन होगी केवल एक कंपनी की। फिर होते हैं कंपनी ग्रुप्स। नेक्स्ट लेवल पर सारे ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर कंपनी वो ग्रुप एक साथ ग्रुप होंगे। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस होती हैं। हाईएस्ट लेवल पर सारे ग्रुप कंपीटिंग कंपनी के क्लस्टर कर दिए जाते हैं, यानी कि जितने भी
आपका स्कूटर कंपनीज हैं, वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस में आ जाएगी। तो कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस में सारी स्कूटर कंपनीज आ जाएंगी। तो क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी ग्रुप में होगा, और एक कंपनी ग्रुप एक कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस में होगा। यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस में कई कंपनी ग्रुप्स हो सकते हैं, और एक कंपनी ग्रुप में कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस क्या बोला हमने? कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस होता है हाईएस्ट लेवल पर होता है, और सारे ग्रुप ऑब्जेक्ट्स कंपीटिंग कंपनीज के इसी में क्लस्टर्ड होते हैं। जैसे बजाज टीवीएस, अगर बैंक होगा तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एसबीआई बैंक, एचडीएफसी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लिया सपोज बजाज, टीवीएस और में से एक चीज़ चूज़ कर ली हमने, ऑडिटर को एक चीज़ की एक्सेस मिल गई, एक कॉन्फ्लिक्टिंग क्लास में एक चीज़ की एक्सेस मिल गई, तो उस कॉन्फ्लिक्टिंग क्लास में दूसरी चीज़ की एक्सेस नहीं मिलेगी। यानी बजाज की मिल गई तो टीवीएस की नहीं मिलेगी। और अगर बैंक के उसमें अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड की उसने ले ली तो एचडीएफसी, एसबीआई जितने भी उस कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस में होंगे उसकी एक्सेस नहीं मिलेगी। पहले उसको सारी चीज़ की एक्सेस होगी, और हर क्लास में उसे एक बार एक्सेस होगी, और उसके बाद एक बार एक्सेस के बाद उसकी एक्सेस और चीज़ों के लिए एक्सेस खत्म हो जाएगी। यानी एसबीआई की एक्सेस होगी तो बाकी बैंक्स की एक्सेस खत्म, एचडीएफसी की एक्सेस होगी तो बाकी अगर बजाज की एक्सेस होगी तो बाकी की एक्सेस खत्म होगी। तो चाइनीज़ वॉल पॉलिसी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी पर काम करती है, वो इंटेग्रिटी पर काम नहीं करती कि डेटा इंटीग्रिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी पर ज़्यादा ध्यान देती है चाइनीज़ वॉल जो होती है। और एक चीज़ है, एक्सेस परमिशन डायनेमिकली चेंज होती है। यानी कि अगर मान लिया सपोज आपको सबसे पहले सबकी एक्सेस है, लेकिन जैसे ही आपने एक जगह की एक्सेस ली तो आपके एक्सेस राइट्स चेंज हो गए। आपने सपोज एसबीआई की एक्सेस ली तो आपके एक्सेस राइट्स वहीं तक लिमिट हो गए हमेशा के लिए, और बाकी चीज़ों को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आपने बजाज की एक्सेस ली तो उस कॉन्फ्लिक्टिंग क्लास में आपके एक्सेस राइट्स लिमिट हो गए। तो एक्सेस राइट्स डायनेमिकली चेंज होते हैं। जैसे ही आप एक पर्टिकुलर आप एक्सेस को एक्सरसाइज करते हो तो आपके राइट्स भी चेंज होते चले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि चाइनीज़ वॉल जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी पर ज़्यादा ध्यान देती है। दूसरी बात, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्लासेस होते हैं, और तीसरी बात यह है कि जो आपके एक्सेस परमिशंस हैं वो डायनेमिकली चेंज होती हैं। और उसके बाद कि अगर आपने एक जगह एक चीज़ को एक्सेस कर दिया, कॉन्फ्लिक्टिंग क्लास में एक पर्टिकुलर क्लास है और उसको कॉन्फ्लिक्टिंग क्लास में कई कंपनी ग्रुप्ड हैं, और उसमें एक कंपनी को आपने एक्सेस कर दिया, बाकी की सारी राइट्स आपकी ख़त्म हो जाती है। तो ये था लॉजिकल एक्सेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने स्टार्ट किया था आपका सिक्योरिटी कर्नल से, उसके बाद हम आए रेफरेंस मॉनिटर पर, और फिर प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स, फिर फाइल परमिशन हमने पढ़ी, फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, फिर उसके बाद आइडेंटिटी मैनेजमेंट, फिर डैक वर्सेस मैक, और उसके बाद हमने कॉमन क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा। फाइनली चाइनीज़ वॉल सिक्योरिटी पॉलिसी।